लास्ट क्लास में लोग पर्सोनाज वाला पार्ट ये सब डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। चलिए तो आज देखते हैं कॉग्निटिव वॉक थ्रू। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, असेंबल पार्ट टू, ठीक है। एंड पार्ट बी स्टेप टू, glue these pieces security, step 3 find part C and connect to part D। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को आपस में जोड़ते जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर एक रेफरेंस के लिए दिखा रखा है ना टॉय वाला सिस्टम, तो वैसे हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन टू स्क्रीन अपना कनेक्शन बिल्ड करते जाते हैं, ठीक है, जो वॉक थ्रू रहती है हमारी। तो यहाँ पर क्या, जैसे दी बिग टूर, will the user try and achieve the right outcome, will the user notice that the correct actions is available to them, will the user associate to correct actions with outcome they expect to achieve, if the correct action is performed, will the user see that progress is being made towards their intended outcome। तो देखो यूएक्स को लाने के पीछे का मेन पॉइंट क्या है, और उसके वो यूआई में हम लोग इम्प्लीमेंट क्यों कर रहे हैं। देखो आज की डेट में न जाने कितनी वेबसाइट्स हैं जो सेम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं। जैसे ई कॉमर्स का अगर हम लोग एग्जांपल लें, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, और उसके बाद में देखा जाए तो हर एक ब्रांड अपनी खुद की वेबसाइट मार्केट में ऑन करता है। जैसे मार्केट प्लेस की अगर बात की जाए तो जैसे अगर आप देखोगे फिजिकल फॉर्म में जिनके स्टोर्स होते हैं, जैसे कि विजय सेल सुना होगा, ठीक है, ये विजय सेल्स है। इसी तरह से क्रोमा का आपने नाम सुना होगा, जो कि टाटा के अंडर में आता है, ठीक है। इसी तरह से सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से रिटेल चेन है, ठीक है। शायद इन्होंने अपना हटा दिया है क्या वेबसाइट, अभी तक तो चल रहा था इनका। चलिए तो अभी जैसे हमारे अरे भाई सभी आईफोन का कॉपी, ठीक है। चलिए तो ये है विजय सेल्स। अब इन्होंने एक अपनी वेबसाइट बनाई है जो कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, पुश नोटिफिकेशन, जो कि एक अच्छा मूव है कि अगर कोई यहाँ से अलाउ कर देता है तो उसके क्रोम के अंदर नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी कोई नया प्रोडक्ट आएगा या कोई ऑफर आएगा। जैसे अभी नया साल चल रहा है तो हो सकता है कुछ नया ऑफर हो, वो चीज़। जितना एरिया इन्होंने एक्वायर किया उसके हिसाब से प्रोडक्ट शोकेस नहीं कर रहे हैं। देख रहे हो, एरिया मेरे पास इतना है, प्रोडक्ट इतना छोटा है। उसके साथ में टाइपोग्राफी भी काफ़ी जो है वो इन्होंने स्मॉल साइज में यूज़ की हुई है। तो मतलब लाइव हम लोग एक साइट तो ऑन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लोग खरीद भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ जाओगे तो ऑनलाइन पेमेंट का सारा कुछ मैकेनिज्म अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को दिखा रहे हैं एंड यूज़र को, बड़े छोटे छोटे साइज़ के रखे हुए हैं। तो पहली जो चीज़ ये है कि जब तक शोकेस ढंग से नहीं करोगे किसी चीज़ को, तब तक लोग उस पर इंगेज कैसे होंगे। क्रोमा में आते हैं, इन्होंने भी अपना रिवैम्प किया है डिज़ाइन, ठीक है। तो यहाँ देख रहे प्रोडक्ट, उसके ऊपर जो हमने टेक्स्ट वगैरह लिखा, जो प्राइसिंग वगैरह है वो काफ़ी अच्छे से इन्होंने हाईलाइट की हुई है, ठीक है। ये अभी इनका हाल फिलहाल में चेंज हुआ है, ये लोकेशन गलत उठा रहा है इसको ज़रा, पहले बड़ा अजीब सा आता था इसका, गेट करंट लोकेशन नहीं ले रहा, 110092 डाल दो एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। है मुंबई, ये क्या है, बताया कुछ ले कुछ, चलो छोड़ो कोई नहीं। तो यहाँ से हम इसका देखते हैं मेन्यू, ठीक है, और यहाँ जाके इन्होंने सारी चीज़ों को डाला हुआ है। अच्छी बात है कि सर्च होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन कैटेगरीज को सामने से गायब कर देना ये इंसाफ नहीं है। इनका जो स्लाइडर है वो काफ़ी स्लो है। फिर से एक बार कंट्रोल F5 करके रिलोड करते हैं तो देखो इमेज बहुत बड़ी लगाई हुई है। अब इमेज हमने अगर बहुत बड़ी लगाई तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ें कटनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये सही है, यहाँ देख लो ये कट गया इनका पार्ट, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास स्पेस है क्योंकि ये तो हमने खुद से लिखा है, ये फोटोशूट है, तो एडजस्टमेंट का स्कोप है हमारे पास, या हम बैनर जब डिज़ाइन करते हैं उसको स्केल डाउन कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ रियल टाइम में रखी हुई नहीं है, सब इन्होंने देख रहे हो
अलग से शेडोज बनाई है हर चीज़ की, मतलब बाद में प्लेसमेंट हुई है चीज़ों की। तो ये काफ़ी बल्कि बना दिया, ठीक है। यहाँ जाके इनके पास ये कैटेगरीज हैं, जबकि ये चीज़ सबसे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ नीचे रखने कोई फ़ायदा नहीं, इसको इसको यहाँ लगाना चाहिए, ठीक है। तो विजुअल्स का यूज़ किया है इन्होंने इसके अंदर। अब ये क्या है, क्रोमा एक रिटेल चेन है टोटल आपका, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही डील करता है, तो इसलिए सारे आइटम्स आपको उसी तरह के मिलेंगे। आइकन्स बड़े अच्छे यूज़ किए हैं, जैसे एयर प्योरीफायर तो डाइसन का उन्होंने एक एग्जाम्पल यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो आइकन में काफ़ी पोटेंशियल है। विजुअल्स रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन आइकन फॉर्म में क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या लगाया है इसके अंदर, ठीक है। तो मार्केट में ऐसे ना सो मेनी साइट्स हैं, जैसे कि रिलायंस डिजिटल, ये लोग भी सेम प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इनका कुछ इस तरह से कैटेगरी आपको मिल जाएगा। अब जब भी हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी बार इस तरह कुछ बनाते थे, सेग्रीगेशन होना चाहिए, लाइक हम लोग रेड की टिंट में खेल सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर नीचे कुछ डिसबैलेंस है, बट अगर ये दो अलग अलग कलर हो जाए इस तरह से, चेक करके देखते हैं क्या किया इन लोगों ने। तो देखो इतना पार्ट अलग है, अगर मैं इतना सा डिफरेंस करूँ तो ये बैलेंस समझ में आ रहा है, जस्ट मैंने एग्जांपल दिखाया। तो ये पूरा एक ना रखा जाए इस तरह से, तो माइक्रो बार अपना अलग कर दो, ये बार अपना अलग कर सकते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है। तो इससे ऊपर नीचे काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रही है चीज़ें। फुल विड्थ है, ठीक है। क्लिक करने पर मुझे इसमें किसी में भी कैटेगरी ओपन होती दिखाई नहीं दे रही, देख रहे हो। चलो एक बार जरा फिर से रिलोड करो, अब चलना स्टार्ट होगा। फिर रिलोड करो, यानी कि साइड हैवी है। कंट्रोल F5 करो फिर से। इनकी बैनर अप्रोच सही है, ठीक है, क्योंकि अगर किसी की स्क्रीन बहुत छोटी भी है तब भी इनका बैनर, हाँ ड्रॉप डाउन बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी आने स्टार्ट हुए, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन के अंदर कंटेंट भी काफ़ी छोटा रखा हुआ है। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ से देखें तो स्पेसिंग अच्छी खासी है ना, डिसेंट खुले खुला क्लियरली विजिबल है, ऐसा नहीं पैराग्राफ की तरह भर दो ढंगे से चीज़ें, है ना। तो साइज बड़ा होना चाहिए। फुल विड्थ अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, लेकिन क्लियरली विजिबल नहीं है, कहानी ज़्यादा लिख दी यहाँ पर। जबकि प्रोडक्ट अगर अच्छा दिखेगा तो यूज़र क्लिक करके आगे उसके बारे में पढ़ना पसंद करेगा, ना कि पहले पढ़ना पसंद करेगा बाद में प्रोडक्ट देखना पसंद करेगा, है ना। तो इस तरह से ये एक वेबसाइट है जहाँ पर हमें, अब ये देखो ये कितनी गलत अप्रोच है, एक दूसरे के ऊपर आइटम चढ़ रहे हैं हमारे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कुछ इस तरह का होना चाहिए, दिखाता हूँ आपको। 3.5 से 5 MW। TTS 12 to 130, ठीक है। तो ये अंदर ही अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब ये इमेज निकलेगा तो दूसरे के ऊपर आए तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो ऑब्जेक्ट के अंदर अंदर जूम होना चाहिए। तो इन्हें यहाँ पर इस तरह से नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, यानी कि स्केलिंग इनसाइड ना कि आउटसाइड। तो ये अप्रोच होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ कलाकारी नहीं करना, इसके लिए छोटा सा काम है। यहाँ से जब कोडिंग सीख जाते हैं तो यहाँ से 2D ट्रांसफॉर्म, तो लगाने के लिए फ्लिपकार्ट भी बहुत बड़ा देखो नया चेंज हुआ है कुछ, ठीक है। डॉट रिमूव हो गया, ये चल पड़ा इसमें। तो यहाँ पर क्या है, लगाने के लिए ये भी बड़े बड़े बैनर लगा सकते थे, बट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हर किसी के पास इतनी हाइट का डिस्प्ले नहीं होता। तो अगर स्क्रीन छोटी भी है
इतना पार्ट तो दिख ही जाएगा ना। अगर स्क्रीन छोटी होगी, व्यू पोर्ट अगर छोटा होगा तो क्या होगा, डिज़ाइन कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्रोमा के साथ यही प्रॉब्लम है, देखो कट गया ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सोच समझ के देखो, इतना सेक्शन जो है ये बहुत सोच समझ के प्लान किया गया, यानी कि एक तरह से सोचो कि पिक्चर का शॉट है, वन गो में सारी चीज़ें दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कुछ नीचे से आधा निकल के ऊपर आ रहा है ना। अब जैसे यहाँ से आधा डिज़ाइन नीचे से निकल के ऊपर आएगा तो वो भी डिस्ट्रैक्ट करता है यूज़र को, क्योंकि हम जो सामने होता है उसको कम देखते हैं, जो साइड से झांक रहा होता है उसको ऊपर पहले नजर जाती है। तो वो गड़बड़ है। यहाँ देखो ये चीज़ कट गई, शॉप नाउ हमारा कॉल टू एक्शन कट रहा है, हमें ये नहीं पता चल रहा है नीचे क्या प्रोग्रेस चल रही है इसके अंदर। तो इस तरह के डिज़ाइन के अंदर ड्रॉबैक्स होते हैं जिसको सही करने की जरूरत है। इन्होंने देखो बैनर ही बैनर बढ़ा डाले यहाँ पर, ये एक अलग लगा दिया। ठीक है, न्यू ईयर का इन्होंने। ठीक है, जबकि इसको पॉपअप के फॉर्म में थोड़ी देर के बाद में लेके आ सकते थे और इसको कार्ड फॉर्म में डिज़ाइन कर सकते थे, डिसमिस हो जाता है ये चीज़। ठीक है, बैनर की क्वालिटी काफ़ी पुअर है, सब पिक्सलेट हो रहा है इसके अंदर, यानी कि इसका एक्चुअल साइज़ कितना है इमेज का ज़रा वो देख लेते हैं। तो इसको खींच के ज़बरदस्ती बड़ा किया गया, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ। तो ये सब ब्लर ब्लर हो रहा है, ये देखो यहाँ भी सेम वही प्रॉब्लम है। तो यानी कि इन्होंने पिक्चर टैग का इस्तेमाल नहीं किया जो कोडिंग के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं चीज़ें। तो आपको ना ऐसी केस स्टडी बहुत सारी मिल जाएंगी। मतलब मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि जब आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करोगे तो आप उसमें रिक क्रिएट क्या कर रहे हो, मतलब करेक्शंस आपने क्या किए उसके अंदर। तो इससे क्या होगा कि रियल प्रोजेक्ट को आप बढ़िया से रिडिज़ाइन करके सामने कहीं कंपनी में लेके जा सकते हो। अब सेम पे कि हम लोग लाइव अगर वेबसाइट देख रहे हैं और सेम हम लोग बना रहे हैं तो उसके अंदर जो गलत है उसको भी हम लोग सही नहीं कर रहे। तो कॉपी करना बड़ी चीज़ नहीं है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट क्या किया आपने, क्योंकि यूएक्स पर्सन का काम क्या है, वही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो विजुअली आपकी चीज़ें अपीलिंग हो। ठीक है, अब जैसे ये वाला पार्ट है, ये यूएक्स का पार्ट है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, वही न्यू ईयर वाला पार्ट थोड़ी देर क्लाइंट वेबसाइट पर रुके, जो 3 से 4 मिनट रुक रहा है तो उसके सामने अगर पॉपअप आ रहा है तो उसको वो चलेगा। ये हर वक्त ऊपर रखा रहे वो सामने तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगेन यहाँ भी सेम प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रोडक्ट जिसको अच्छा दिखाया जा सकता है। तो ये तुम बढ़िया करके बनाना। और ये फुल विड्थ वाली अप्रोच कभी भी अच्छी अप्रोच नहीं मानी जाती, ध्यान रखना। स्क्रीन को तो हम पूरा कवर कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, डिस्टेंस बन जाता है चीज़ों के बीच में। अब यहाँ पर इतना स्पेस खाली छोड़ा तो इसको आप अमेजोन की तरह बड़ा कर सकते थे। अमेजोन यूटिलाइज करता है ना अपना स्पेस। ये लेकिन नीचे का उसने सारा पार्ट सेंटर में लाइन रखा हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए। इसको बोलते हैं बॉक्स लेआउट। 1600 पिक्सल चेक करा दे तुम, वो भी इसी के अंदर 1600 पिक्सल में दिखा रहे 51,599.98 है ना, 1600 पिक्सल। अब 1600 क्यों रखा गया है, इसके पीछे का भी एक लॉजिक है। जैसे स्क्रीन अगर बहुत बड़ी होगी या बहुत छोटी होगी तो आज के डेट में मार्केट में 1366 की स्क्रीन बंद हो गई है। अगर आप फुल एच से नीचे आओगे तो 1600 पिक्सल की स्क्रीन अवेलेबल होती है। तो 1600 पिक्सल तक की स्क्रीन पर ये वेबसाइट बहुत बढ़िया से आपकी रन हो जाएगी। उससे नीचे भी जाएगा वहाँ पर भी रन हो जाती है, ऐसा है कि नहीं होती है। बट अगर हम लोग एक रिसर्च देखें, मिलना चाहिए हमें इसका डेटा। यस, तो क्या लिखा है यहाँ पर, अगर हम लोग ब्राउज़र में आते हैं और डिस्प्ले में आते हैं तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए रेशियो तो सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ हो रहा है, फुल एच डी से प्लस वाला। अब हम जनवरी 2023 का डेटा देख रहे हैं, हम लोग 25 में एंटर कर चुके हैं। तो यानी कि आप देखो फुल एच डी यूज़ करने वाली जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में वो सिर्फ इतनी है जो कंप्यूटर चला रहे हैं। यानी मैंने आपको एक सर्वे दिखा दिया मोटा मोटी कि भाई ये जो स्क्रीन है फुल एच डी है, लेकिन लोग बाग जो यूज़ कर रहे हैं वो इससे ऊपर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैं इसको एक और प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास एक
वास्तु वाला प्रोजेक्ट है ना, उसके एनालिटिक्स में आते हैं। एनालिटिक्स हम लोग क्यों लगाते हैं, ताकि हमें लाइव सारा कुछ पता चलता रहे। क्या हो? हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? तो यहाँ देख रहे हो, ये वल्ली वास्तु वाला प्रोजेक्ट है अपना। तो टेक में आते हैं और टेक डिटेल में आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ब्राउज़र कौन सा यूज़ होता है, ठीक है। सारे यहाँ पर आ रहे हैं, जो अगर कोई एंड्रॉयड पे वेबसाइट चला रहा है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओवरव्यू की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे ज़्यादा लोग किस पे चला रहे हैं, फुल एच डी से भी ऊपर, मतलब 2000 का डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चल लिखा है सारे रेजोल्यूशन इसके अंदर। तो वेबसाइट के अंदर हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अब आप यहाँ देख लो, मोबाइल यूज़र हमारे कम है, डेस्कटॉप यूज़र हमारे ज़्यादा। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बोला था। तो ये मुझे कैसे पता होगा, तो क्योंकि हमने गूगल एनालिटिक्स का यूज़ किया होगा, ठीक है। तभी हमें पता चलता है भाई कौन। अब देखो, मैक के यूज़र इतने, विंडो के यूज़र इतने, लिनक्स के जो लास्ट सेशन अपना रहा है, एंड्रॉयड के, आईओएस के इतने। तो यानी कि एंड्रॉयड और विंडो और लिनक्स, ठीक है, ये लोग ज़्यादा चला रहे हैं इसको, ठीक है। आईओएस और मैकिंटोश वाले लोग कम है इसके विजिटर्स में। तो इस तरह से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, इसलिए हम लोग लगाते हैं गूगल एनालिटिक्स। का काम यही है कि यूज़र क्या कर रहा है वेबसाइट के ऊपर, आपको सब पता होगा, कौन सा फ़ोन, कौन सा ब्राउज़र, कौन सा वर्जन, सब डेटा आपके पास रहेगा। अब जैसे इस वेबसाइट के ऊपर अभी तक जो है तकरीबन 22-23 हज़ार विजिटर हो चुके हैं। तो इसका फ़ायदा है कि कल को अगर मुझे ऐड चलाना हो, तो मैं 22-23 हज़ार लोगों तक सीधे पहुंच सकता हूँ। मतलब मेरा बजट वेस्ट ही नहीं होगा बिल्कुल। 23 हज़ार के 23 हज़ार सीधे टारगेट में है, ठीक है, एक झटके में। मतलब यहाँ से मेरा ऐड स्टार्ट, 23 हज़ार लोगों के साथ दिख जाऊंगा मैं। इसलिए लगाया जाता है एनालिटिक्स। तो आप लोगों ने नोटिस किया ना, जिस चीज़ को एक बार आप देख लेते हो, फिर वो आपको ट्रैक करना स्टार्ट करती है। उसके पीछे का यही सिस्टम होता है। एनालिटिक्स की कोई मेंबरशिप नहीं होती। एनालिटिक्स क्या करता है, आपके विजिटर का डेटा अपने पास होल्ड करता है, क्योंकि आपकी कुकीज़ वगैरह सारी चीज़ें बन रही है ना। अब अगर आपने कभी भी फ्यूचर में इंटरेस्ट अपना दिखाया होगा, तो आप तक पहुंचना बहुत आसान है, ठीक है। डिजिटल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता जी मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप हो गया। यहाँ कुछ भी अगर हो रहा है, हाँ। जैसे बहुत सारे लोग फेसबुक पे पहले क्या करते थे ना, कि जी हमने नहीं किया, कि गलती से चला गया होगा। तो फेसबुक ने लॉग बनाना स्टार्ट किया। अगर आप जाके देखोगे कि आपने किसको लाइक किया, किसको डिसलाइक किया, लाइक करके अनलाइक कर दिया आपने, ठीक है, तो पूरा फीड बनता रहता है आपका। तो वो लोग क्या करते हैं, आप जो मर्जी बोलो, वो सीधे लॉग देखते हैं आपका। लॉग आप डिलीट नहीं कर सकते। वो लॉग इसलिए बनाया था कि आपने आने के बाद क्या क्या चीज़ें की हैं। आजकल देखते हैं एक्सेप्ट कुकीज़ आता है। एक्सेप्ट कुकीज़ का काम क्या होता है, आपको ट्रैक करना। तो कुकीज़ में अलग अलग चीज़ होती हैं, जैसे ट्रैकिंग कोड होते हैं। मैं आपको ट्रैक करता रहूँगा, आप वेबसाइट पे क्या क्या काम कर रहे हो। जहाँ रुक जाओगे, उसके बाद ही जैसे आप छोड़ोगे, आधे घंटे में आपके पास एक कॉल आ जाएगी कि सर आपने ये प्रोडक्ट ले रहे थे, फिर आप रुके, क्या हुआ, ठीक है। तो वो कुकीज़ का काम क्या, ठीक है। हाँ, तो अलग अलग वेबसाइट अलग अलग तरह से कुकीज़ को इस्तेमाल करते हैं। कुछ आपका डेटा जल्दी लोड कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ आपके इन्फॉर्मेशन, जैसे इंश्योरेंस वाली जितनी वेबसाइट होती हैं, वो क्या करते हैं, आपके फ़ोन, आपके कंप्यूटर से, आपके फ़ोन से आपका फ़ोन नंबर, आपका नेम सब उठा लेती हैं। मतलब आप चाहे डालो या मत डालो, ठीक है, आपके पास तुरंत कॉल बैक आ जाएगा। ना यकीन हो तो एक वेबसाइट बता देता हूँ, केयर के इंश्योरेंस पे चले जाना एक बार, ठीक है। केयर इंश्योरेंस। अब यहाँ जाके क्या होगा, अगर आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करोगे ना इस वेबसाइट के ऊपर, और आपने फ़ोन के फील्ड में अपना नंबर लिखा, लेकिन सबमिट नहीं किया, तब भी आपके पास कॉल आ जाएगी। यानी कि जितना आपने लिखा उतना ही सबमिट होता आ रहा है, 20 एजेक्स रिक्वेस्ट लगी हुई है।
फिर वो कहेंगे हाँ जी सर यहाँ पर आके आप रुक गए, क्या हुआ, दिक्कत बताइए। तो इसे कैसे पता? तो हर एक चीज़ ट्रैक कर रहा है आपको। ऐसे पेटीएम का अंदर ट्रैकर लगे हुए, पेटीएम की ऐप पे ट्राई कर लेना। जैसे आप उसमें म्यूचुअल उसमें जाओ, फंड में जाओ, या फिर एसआईपी अगर करने जाओगे तो वहाँ पर तुरंत आपके पास एकदम कॉल आ जाएगी। वो बैठे रहते हैं कि देखते रहते कौन कहाँ से छोड़ के गया। इंटरेस्ट तो था लेकिन क्यों नहीं किया उसने, या तो उसको समझ नहीं आया या ये डर रहा है। तो फिर वहाँ से कॉल आ जाती है। पॉलिसी बाजार वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। वहाँ जैसे आप जाओगे तुरंत आपके पास कॉल बैक अरेंज हो जाएगा। स्पनी पर एक बार आप ट्राई कर लो, तुरंत आपको ट्रैक करेंगे, ठीक है, तुरंत ट्रैक करेंगे आपको। हाँ जी सर। तो कुछ वेबसाइट ने तो ऐसा सिस्टम कर दिया कि बिना ओटीपी के आगे नहीं जाने देते। अगर आपने आगे जाके कुछ किया नहीं तो आए क्यों, मतलब कुछ तो वो होगा ना आपका, मतलब बिना ऑब्जेक्टिव तो आप पहुंचे नहीं, तो कुछ तो आपका ऑब्जेक्टिव था। मे भी हो सकता है तो जब भी कभी ऐसी जगह पर कोई इन्फॉर्मेशन लेने जाओ और आपके पास कॉल आ जाती है तो कॉल दोबारा ना आए, उसका सीधा सा तरीका है कि जस्ट मैं नॉलेज के लिए एक्सप्लोर कर रहा था, दैट्स इट। ये नहीं कि नहीं उठाओगे, नहीं उठाओगे वो पागल होते हैं भाई साहब, इरिटेट कर देंगे। तुम नंबर ब्लॉक कर दो, दूसरे नंबर से कॉल करेगा। तो स्पिनी ने इस चीज़ को समझा, उसने क्या करा, यूआई यूएक्स के अंदर एक चीज़ इंप्लीमेंट की भाई। मैं जैसे आप देखो 99 एकड़ जाओ, अगर आप प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर जाओगे, वो लोग क्या करते हैं कि भाई आप प्रॉपर्टी हाल फिलहाल में खरीदना चाह रहे हो या अगले 5-6 महीने का प्लान है आपका, तो जो 5 to 6 मंथ का लेके चलते हैं ना टाइम, तो वो लोग उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जो देख रहे होते हैं 1 महीने 2 महीने या रेडी टू मूव, तो वो उनके रडार पर होते हैं। ठीक है भाई, इनको पकड़ो पहले। 5-6 महीने बाद वाला जो अभी बता रहा है तो उसका क्या ही उनको, तो उनके लिए बिल्कुल ऐसे थकीली टीम बैठाई जाती है जिनको कोई आउटपुट नहीं आ रहा होता है। चलो इनको तू दे, क्या था इंटरेस्ट बन जाए किसी का, छोड़ दे किसी को नहीं। सेल्स अपने आप में अलग ही नेक्स्ट लेवल चीज है। चलिए, तो ये हमने कुछ एग्जांपल समझे यहाँ पर। तो ये जो अभी हमने वेबसाइट आपको दिखाई थी, यहाँ से आपको हर चीज़ पता चल जाती है कि ब्राउज़र का ट्रेंड कौन सा चल रहा है ना, इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देखोगे पूरा उसमें, तो यहाँ से विंडो 11 जो है सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसके बाद में आपका 10 यूज़ हो रहा है, 8 का बिल्कुल ख़त्म हो गया, 7 चलाने वाले फिर भी 1% लोग हैं, जबकि 7 के बाद 8 आई थी, लेकिन 8 इनका सबसे फ्लॉप प्रोजेक्ट था, तो 0.4। ठीक है, अब ये 0.4 में वो लोग हैं जो बेचारे कंप्यूटर में अवेयर नहीं है, मतलब कि विंडो डलवा ली और दोबारा डलवाऊंगा तो नया खर्चा होगा चलने। ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली क्या हुआ कि 7 के इनका देखो ना, इससे पहले भी एक और विंडो आया था जिसका इन्होंने यहाँ जिक्र नहीं किया, इससे पहले इनकी आई थी विस्टा। क्या होता है कि हार्डवेयर के साथ कंपैटिबिलिटी ना होना किसी चीज़ का, जैसे मान लो कि आपने कोई इंजन बना दिया जो कि बहुत पावरफुल है, लेकिन जो हार्डवेयर है वो उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। जैसे ऐसा समझो कि मारुति 800 में मैंने V8 इंजन लगा दिया, और गाड़ी के इंजन में तो पावर ज़्यादा है, लेकिन गाड़ी में रोकने की तो क्षमता होनी चाहिए, कि पता चला ब्रेक लगाया तो इंजन ही बाहर निकल गया। तो उस तरह की प्रॉब्लम थी इस विंडो के साथ, यानी कि आपका हार्डवेयर उस चीज़ को एक्सेलरेट ही नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से विंडो इनका फ्लॉप, दो बैक टू बैक इनके खराब हुए। एक्सपी के बाद में आया लॉन्ग हॉर्न जिसको विस्टा बोलते थे, 7 के बाद 7 नहीं, एक्सपी के बाद आई थी विस्टा जिसको बोलते थे लॉन्ग हॉर्न। ठीक है, और 7 के बाद आई थी 8, 8 के बाद 9 ये लाए नहीं, उन्होंने बोला सीधे एकदम खत्म करो, सीधे 10 लॉन्च करो। ठीक है, क्योंकि इसके बग्स फिक्स करते 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 लोग परेशान हो गए। तो विंडो 10 कंपैरेटिवली अगर 11 देखा जाए तो इनका 10 बहुत बढ़िया चला, काफ़ी लंबा चला। अब इन्होंने विंडो 11 के ऊपर स्टेबलाइज कर लिया सारी चीज़ें। इस साल सितंबर में इनका बंद हो जाएगा 10 बिल्कुल। कह रहे कि अब तुम्हारा कंप्यूटर में चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, हमें टेंशन नहीं है, हमने बता दिया विंडो वाई तो से बंद है, अपडेट नहीं आएगा इसका। ठीक है, किसी को चाहिए तो खरीद लो, तब दे देंगे, क्योंकि विंडो फ्री होती है हमेशा, विंडो कभी खरीदनी नहीं होती। विंडो का जो माइक्रोसॉफ्ट है वो हमेशा ये कहता है कि जब भी नया अपडेट आए विंडो अपनी चेंज कर लो। तो चेंज, अब जैसे ये जो कंप्यूटर हमारा, ये जो होगा जनरेशन 9th या उससे नीचे हो सकता है, ये 8th जनरेशन है। ठीक है, तो जनरेशन कैसे पता चलता है, प्रोसेसर के आगे का जो नंबर होता है उस सबको जनरेशन पता चल जाती है। तो विंडोज़ 11 के लिए एटलीस्ट 9th जनरेशन चाहिए होता है। ठीक है, जबरदस्ती करके डालोगे तो डल जाएगी, इसमें मना नहीं करेगा, लेकिन वो पूरा पोटेंशियल नहीं ले पाओगे आप। तो
मेन होता है प्रोसेसर जो आपकी जनरेशन बताता है। तो जैसे अभी ना 13 जनरेशन आ चुकी है मार्केट में, 14th भी आ गई, सॉरी 14th भी आ गई है। तो जितनी ज़्यादा जनरेशन लेटेस्ट होगी उतना ज़्यादा आपके पास हार्डवेयर पोटेंशियल यूज़ करने का बेनिफिट होगा। जैसे कहते हैं ना कि एक्सपी बड़ी अच्छी थी, तो हमें एक्सपी के बाद में विस्टा क्यों लानी पड़ी। तो हर विंडो की अपनी लिमिटेशन होती है। जैसे एक्सपी जब चली तो उसके पास ये लिमिटेशन थी कि वो 4 GB से ज़्यादा रैम इस्तेमाल ही नहीं कर सकती थी। मतलब आप कितना भी कोशिश कर लो, 16 GB रैम लगा रखा तो वो 4 GB चलेगी उसके अंदर। फिर 7 निकाला गया तो उसके अंदर उन्होंने 8 GB का सपोर्ट बनाया, फिर इन्होंने अपना 8 निकाला उसके बाद में। तो ऐसे ऐसे ये चेंज करते गए और आज की डेट में हम कंप्यूटर के अंदर 3-4 हज़ार GB रैम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, टेराबाइट में। जैसे अगर आप देखो ना विंडो 11 मैक्स रैम सपोर्ट, तो कितना लिखा रहा है, प्रो 2 TB रैम सपोर्ट करता है, 11 होम 128 GB जो आप जनरली खरीद के लाते हो लैपटॉप, ठीक है। और यहाँ पर एंटरप्राइज जो इनका जो इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है वो 6 TB टेराबाइट तक की रैम। लोग इतना स्टोरेज नहीं लगाते जितना रैम है। तो सोचो विंडो क्या आई है। ऐसे अगर 10 का देखोगे तो इसका अपना अलग सपोर्ट आएंगे। 128 GB होम में, 2 TB आपका प्रो के अंदर है, इस तरह से 6 TB आपका वर्क स्टेशन वगैरह के लिए उन्होंने दिया हुआ है। तो अलग अलग चीज़ें। तो कहते हैं ना 32 बिट और 64 बिट जो होते हैं, 64 बिट ही डालना चाहिए, क्योंकि 32 बिट अगर डाल दोगे तो आपका अगेन हार्डवेयर पूरा इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो विंडो जो 10 है वो ये कहती है कि मिनिमम मुझे 4 GB रैम तो चाहिए ही चाहिए चलाने के लिए, इससे नीचे पे बात नहीं बनेगी, उठेगी नहीं, ठीक है। तो जितनी, अब जैसे हम लोग जब गुड़गांव में थे तो AI लर्निंग के अंदर, तो हमारा जो कंप्यूटर था उसमें थी कम से कम 12-13 हज़ार TB तो लगी हुई रैम डेटा प्रोसेसिंग के लिए। अब उसमें इतनी क्यों लग गई, क्योंकि भाई प्रोसेसर मल्टीपल लगे होते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर सिंगल प्रोसेसर होते हैं ना, तो AI मशीन लर्निंग के अंदर चार चार एक ही मदरबोर्ड पे प्रोसेसर होते हैं। जो हम लोग देते हैं ना जियोन प्रोसेसर, बड़ा एक्सपेंसिव आता है, तो उसमें कोर बहुत ज़्यादा होती है। तो जितने भी ये कस्टमर केयर हुआ करते थे ना, जो कहते थे दिस कॉल मे बी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पजेज, तो ये जितनी भी कॉल रिकॉर्ड हुई जब से ये सिस्टम चले इनके, इन्होंने वो सारा डेटा एनालाइज करने के लिए AI को दे दिया मशीन लर्निंग के अंदर। अब मशीन लर्निंग उससे क्या करता है, सारे के सारे सिनेरियो बनाता है। फिर वो सीख गया कि भाई लोग किस किस तरह की बातें जनरली कर रहे हैं, उसका आउटकम क्या होगा। बस जैसे आप अपनी प्रॉब्लम डालते हो तुरंत सोल्यूशन आ जाता है उस चीज़ का। इसको सबसे बढ़िया इम्प्लीमेंट किया BSES ने, ये है ना अपना राजधानी और यमुना। तो आज इनका बेसिकली बीकाजी गामा प्लेस यही साउथ दिल्ली से ऑपरेट होती हैं सारी चीज़ें। तो अगर आप यहाँ जाओगे, जैसे यमुना जो चलता है वो इधर चलता है इस दिल्ली में, ठीक है, उधर की तरफ राजधानी चलता है। तो यहाँ पर आप जा जैसे जाओगे ना, क्लिक करोगे तो बस लैंग्वेज सिलेक्शन, और जनरली जो आप कॉल पर अपना टाइम लगा के इनकी उसको विजिट करके जो अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान लेके आते हो, वो सारी चीज़ों का समाधान इन्होंने यहीं दे दिया AI बेस्ड, ठीक है। बस आपको चाहिए डुप्लीकेट बिल, अपना CA नंबर डालो, 2 मिनट में बिल, आप 2 मिनट मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, तुरंत आ जाता है, ठीक है। तुम्हारी कोई कंप्लेंट है कुछ भी है, सारी चीज़ आप यहीं से हैंडल कर सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये इम्प्लीमेंट हुआ अब से 3 साल पहले, तो इनके मतलब बहुत बड़ी सिरदर्दी ख़त्म हो गई। अब ऑटोमेशन से फ़ायदा क्या है कि भाई ये एक ही टाइम में हज़ारों लोगों को डील कर रहे हैं। कॉलिंग वाले में क्या होगा, आपकी कॉल वेटिंग पे रहेगी, यानी कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है ना। तो इन चीज़ों ने चीज़ों को जहाँ फास्ट किया, वहाँ पर एक आम आदमी का जो रोल है वो ले डाउन हो गया। भाई कॉलिंग वाले जो लोग होते थे, एक जो प्रोफाइल हुआ करता, धीरे धीरे खत्म हो गया। आज की डेट में जैसे कि क्रिप्टो के अंदर बहुत सारी मार्केट में ऐप आ रखी है, जैसे CoinDCX। अब मान लो कि आपको कोई सपोर्ट चाहिए, यहाँ पर कहीं भी कोई फ़ोन नंबर नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह का जैसे सिक्योरिटी या अकाउंट मैनेजमेंट अगर हम क्लिक करते हैं, हर चीज़ का जो सिस्टम है वो इन्होंने या तो FAQs में दे दिया, नहीं तो फिर आप यहाँ जाओ, यहाँ पर अपना क्वेश्चन पूछो, या फिर अगर आपका अकाउंट बन चुका है तो उसके अंदर टिकट रेज करो, सब कुछ AI
एपीआई बेस्ड है, मतलब कि आपको उधर की तरफ से एक बंदा नहीं है कि जो आपको आंसर करे। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह के मैकेनिज्म के साथ फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक होता है, एक आम आदमी को टेंशन, सामने से कोई बंदा जब कॉल रिसीव करके मुझे सेटिस्फेक्शन दे कि हाँ भाई ठीक है। जैसे देखते हो ना कि तुम में से कोई जोमेटो या जैप्टो यूज़ करता है? जैप्टो किया हुआ, जैप्टो में कभी आप कोई रिफंड डालो तो वो बहुत लास्ट होगा कि कोई बंदा कॉल बैक अरेंज करे आपके लिए, नहीं तो सारा कुछ ऐसी चैट में सुलझा देते हैं सारी प्रॉब्लम। और वो चैट को इधर से कर नहीं रहा, वो सब कुछ ऑटोमेटेड चल रहा है। या जैसे इसका एग्जांपल और देखो, आप डोमिनोज आते हो, डोमिनोज में अपना ऑर्डर प्लेस करो, पूरा जो सिस्टम है वो डिजिटल फॉर्म में चल रहा है। यानी कि आपका ऑर्डर प्लेस हुआ, मैगडी से काफ़ी डिफरेंट है उनका, तो पूरा उनका प्रोसेस ट्रैक होता है। मतलब उन्होंने हर जगह पर बटन्स लगाए हुए हैं, मतलब जिस स्टेज पर आपका फूड होगा वहाँ से वो जैसे ऑर्डर आगे चलेगा वो बटन प्रेस कर देते हैं, यहाँ से ओके हो गया। तो इसकी वजह से आपके 4 स्टेज होते हैं, ऑर्डर रिसीव हो गया, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, आपका पिज़्ज़ा बेक हो रहा है, आउट फॉर डिलीवरी हो गया। तो क्या होता है, सारा कुछ आपको या तो अगर स्टोर में हो तो स्क्रीन पर दिख रहा होता है ऊपर, अगर स्टोर में नहीं तो आपको फिर अपने ऐप के उस पर जो अलग अलग स्टेजेस होती है वहाँ दिख रहा होता है चीज़ें। अब जैसे अगर आप कार की सर्विस के लिए जाओगे हुंडई के शोरूम में, मैं 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपकी नहीं, 8 साल पहले अगर आप वेटिंग लाउंज में बैठे हुए उनके, गाड़ी सर्विस के लिए गई हुई है, तो बहुत सारे लोगों का मन होता है कि मैं जाके देखूँ। अब अलाउ क्यों नहीं करते कि भाई पता चला है, आम आदमी जो होता है ना उसके वो होती है खुराफात, जाके देखेगा भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी कर देना है, यहाँ भी कर देना है, तो डिस्टर्बेंस होता है उनको, कुछ हाथ हो जाए, गाड़ी गिर जाए जैक से, क्योंकि लिफ्ट करके करते हैं ना उसके ऊपर काम। ऐसा कई बार हुआ कि गाड़ियाँ गिरी हैं, वर्कर्स मर जाते हैं दब के नीचे, तो कल को पता चला उसका तो देना पड़ रहा है, जो देख लेगा उसका भी देना पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या करा, पूरा डिजिटल सिस्टम बना दिया हुंडई ने 8 साल पहले। आप अपने वेटिंग लॉन्च में बैठे, आपकी गाड़ी का पूरा स्टेटस वहीं आता रहेगा, अब क्या चल रहा है, अब इंजन ऑयल डल गया, डल चुका, ऑयल फिल्टर चेक हो रहा है, रिप्लेस हो गया, सब वहीं आ रहा है। तो तुम्हें ये पता है कितना टाइम लगेगा। अब मैं तुम्हें बोलूँ 3 घंटे ऐसे, तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब तुम 3 घंटे में काम देख रहे हो तो तुम्हें समझ में आएगा। अब इसी को ऐसा समझो कि जैसे हम कोई डेटा कंप्यूटर से कॉपी कर रहे हैं, अगर उस पर टाइम लिखा ना है या कोई प्रोग्रेस बार ना है, तो मुझे कैसे पता होगा कितना हो गया कितना रह गया, है ना? तो जब डेटा कोई कॉपी पेस्ट होता है तो वो चीज़ लगाई जाती है साथ में, प्रोग्रेस बार जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना? तो ये सब यूएक्स है भाई, लोगों की जो बेचैनी है उसको समझो और सॉल्यूशन में डालते हैं भाई, इंप्लीमेंट करो इस चीज़ को। समझ नहीं आ रहा है ऐसे लोगों को। तो ऐसे अगर आप अर्बन कंपनी वाला बंदा बुलाओगे तो वो बंदा क्या क्या कर रहा है, आप उसके सर पे मत खड़े रहो। वो कमाल की बात यह है कि सारा आपको अपने ऐप पे दिख रहा होता है। वो कहेगा ओटीपी बताओ, सर्विस स्टार्ट हो जाती है आपकी, है ना? उसके बाद में क्या वो करके गया उसकी भी वो वीडियो बना के डालता है, आपके अंदर आती है बाकायदा। आपको जाके क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं, उस चीज़ को भी वीडियो बनाएगा वो 6 महीने तक डेटा आपका जब तक वारंटी देता है ना वो तब तक रहेगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है अपने सर्वर से उसको, बस फिर बाकी आपका पेमेंट डिटेल ले जाती है उसके अंदर। तो हर कंपनी अपने एंड यूज़र के एक्सपीरियंस को बेहतर से बेहतर बनाने में लगी हुई है, क्योंकि नहीं तो लोग जुड़ेंगे कैसे, ऑन बोर्ड कैसे होंगे। अब कुछ उनमें से कुछ लोगों ने अर्बन कंपनी से अच्छा सोल्यूशन निकाला, क्योंकि अर्बन कंपनी गाड़ी की सर्विस में बहुत ज़्यादा अच्छी डील नहीं दे रहा, या बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पर नहीं जा रहा, तो उन्होंने उसके अलग कोम्बो बना दिया, अलग ऐप निकल, जैसे मैंने हुर्रा ऐप आपको लास्ट दिखाया था, है ना? या जैसे मैंने आपको वो दिखाया था, एक और एप्लीकेशन हेयर कटिंग का, बिल्लू, ठीक है? इस तरह से, जबकि बिल्लू बार एक मूवी आई थी शाहरुख खान की बहुत पहले इरफान खान के साथ, तो कॉन्सेप्ट वहाँ से उठा लिया। तो यहाँ के पता लगता है कि भाई मैक में कितना पोटेंशियल है। पूरी दुनिया में 2024 तक मैक को इस्तेमाल करने वाले सिर्फ 7.4% लोग ही हैं, ठीक है? ओएस की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा विंडो ही चलता है, ठीक है? अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। ये हमारा लास्ट रहेगा, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल में स्टार्ट कर जाएंगे चीज़ें अपनी, ठीक है?
स्पेसिफिकेशन एंड हैंड ऑफ डिज़ाइन क्वालिटी चेक, जैसे कैन यू डिज़ाइन आ रहा है तो यहाँ पर एक है डूज एक है डोंट, श्योर आई विल गेट राइट टू इट। स्केचिंग, यहाँ पर क्या, यस, तो इसने क्या, हु आर द यूजर्स, देयर मेन गोल, योर मेन गोल्स, वेयर व्हेन व्हाई वुड दे यूज इट। तो एक बंदा हुआ कि सीधे लग गया काम करने के लिए, ठीक है। एक बंदा हुआ जिसने कुछ क्लाइंट से क्रॉस क्वेश्चनिंग किया। भाई जैसे एग्जांपल के आपके पास कोई क्लाइंट आता है, भाई एक वेबसाइट बनवानी है, एक्साइटेड हो गए जी, ठीक है हम बना देंगे। तो उससे क्या क्या चीज़ें वो आपको देगा ये भी पूछो, क्योंकि पता चला तुमने एक्साइटमेंट में बोल दिया जी 20-25 हज़ार रुपये मुझे आप पे कर देना, वो कहेगा जी सारा काम तुम्हें करना है, कंटेंट भी तुम्हें लिखना है, इमेज भी तुम्हें करनी है, तो कैसे पॉसिबल होगा। होस्ट भी तुम्हें करना है और डोमेन भी तुम्हें खरीदना है, सिक्योरिटी सारे पैचेज भी तुम्हें करने हैं। तो इसलिए क्या होता है, प्रॉपर एक तरीका होता है काम करने का, कि सारी चीज़ें पूछिए कि सर जो आप वेबसाइट बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि आप उस वेबसाइट से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, क्या फुलफिल करना चाह रहे हो। भाई सीधी सी बात है, धंधा हर कोई बनना चाह रहा है, बिजनेस करना चाह रहा है, इसलिए वो वेबसाइट बनवा रहा है, लेकिन वो बेचेगा क्या वहाँ पर। क्या वो एक जस्ट इन्फॉर्मेटिव साइट है कि जस्ट वो अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो, लाइक कल को अगर वो किसी कंपनी के अंदर अगर अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पर उस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको पता चले कि भाई ये एक कंपनी किस चीज़ में डील करती है। एक तो इस तरह की हो गई, या फिर कोई आपकी सर्विस बेस्ड हो गई, जैसे कि नेटफ्लिक्स, एयरटेल, जहाँ पर लोग रिचार्ज वगैरह करते हैं जाके, है ना, जहाँ पर फिजिकली मुझे कुछ डिलीवर नहीं होता, उसके अगेंस्ट सर्विस एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम। या फिर जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जहाँ से आपको कुछ रिटर्न में डिलीवर होता है आपके एड्रेस पर। तो आपका प्रोडक्ट बेसिकली क्या है। तो पहली चीज़ ये कि ऑब्जेक्टिव का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो ऑब्जेक्टिव में क्यों कहता हूँ उसको भी ज़रा समझो। जैसे अगर हम लोग एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, तो जब आप, माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए। ज्यादा इतनी भी ये तो मैं पहने ही नहीं, तो देख तो गई हो ये है क्या। हंस मैनेजर क्लास खोल ले रहा है। चलिए, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। चलिए, तो देखो यहाँ पर समझते हैं, हम कहते हैं गूगल से कि भाई हम एक ऐड रन कर रहे हैं, तो गूगल ने कुछ पूछा आपसे, भाई अपना ऑब्जेक्टिव बताओ क्या है, क्या करना चाहते हो मेरे थ्रू। सेल्स बढ़ाना चाहते हो, लीड्स बढ़ाना चाहते हो, वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहते हो, ऐप प्रमोट करना चाह रहे हो, या जस्ट अवेयरनेस के लिए कैंपेन कोई रन करना चाह रहे हो कि लोग आपको कंसिडर करें, आप एक अवेयरनेस कैंपेन हमने रन किया। या फिर जैसे अरीना है तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि फुटफॉल हो, मतलब विजिट बढ़े यहाँ पर, या फिर मुझे नहीं पता। खैर ऐसा वही नहीं होगा कि मेरे पास पैसा पड़ा चलो खराब करके आते हैं कहीं पर से, है ना। तो वो कहता है इसके अंदर भी कि फिर से शायद अभी यहाँ पर बंदे को थोड़ी सी और क्लैरिटी मिले, है ना। तो क्या आ गया, जैसे सर्च ऐड, भाई हो सकता है उसने सेल्स का नाम ना सुन रखा, उसको सर्च गूगल का सर्च ऐड चलाना है, तो यहाँ पर उसने उसको और थोड़ा सा रिफाइन कर दिया चीज़ों को, है ना। अब नहीं होगा, चलिए। तो समझ में आ रहा है। तो ऐसे जब हम किसी क्लाइंट के लिए काम करें तो हमें उससे क्वेश्चन ज़रूर करने हैं कि भाई आप, जो हम लोग यहाँ इस पीपीटी के अंदर देख रहे हैं कि भाई आपके एंड यूज़र कौन होंगे, मतलब टारगेट ऑडियंस, कि भाई किस तरह की ऑडियंस को हम लोग टारगेट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि फ्लिपकार्ट है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर, वो कहता है कि भाई जो चीज़ें मैं बेच रहा हूँ वो उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि भाई ये इसको इस्तेमाल कर सकता है, ये इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसके पास भी पैसा है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। अब एक ही चीज़, जैसे हम लोग मोबाइल की अगर बात करें तो आईफोन तक भी इन्होंने लिस्ट किया हुआ है, और 700 रुपये का, 500 रुपये का मोबाइल फ़ोन भी इन्होंने लिस्ट किया हुआ है, कीपैड वाला, है ना। तो सभी का ख्याल रख रहे हैं। तो यानी कि इनका कोई टारगेट ऑडियंस रिफाइन नहीं, ये कहते हैं जी पूरा इंडिया ही, पैन इंडिया हमारा टारगेट ऑडियंस है, जो ऑनलाइन खरीदना चाहे वो आए और यहाँ से शॉपिंग कर सकता है। तो यानी कि अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि मुझे वेबसाइट को इतना सिंपल बनाना होगा कि कोई भी उसको चला सके, ना कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ठीक है। अब एक साइट है जो कि बेसिकली पीसीबी बोर्ड प्रिंट करने वाली साइट है।
के अपने खुद के सर्किट वगैरह बना के यहाँ से कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, तुम्हें जब पता ही नहीं होगा ये लेयर क्या होती हैं, है ना, या यहाँ पर जो ये डायमेंशन आपको समझ में आ रहा है, लेआउट आपका क्या रहेगा, तो जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप चला थोड़ी ना लोगे। तो यानी कि किसके लिए हो गया, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं वही लोग इसके ऊपर जाके ऑर्डर वगैरह प्लेस कर सकते हैं इस तरह की चीज़ों के लिए। एक आम आदमी के लिए तो नहीं हुआ ना, तो यानी कि इसको चलाने वाले लोग अलग हैं, है ना। तो इसको भी लेकिन जिसने डिज़ाइन किया काफ़ी समझदारी से डिज़ाइन किया कि भाई यहाँ पर फैब्रिकेशन किस तरह का रखना है, लेआउट क्या रहेगा, फ्लैक्स क्या रहेंगी, असेंबली क्या होगी। अब जनरली यहाँ पर क्या होता है कि इसमें उस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में जो लोग होते हैं ना, उन्हें प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ना नम पाए और रेस्पबेरी के ऊपर सारा चलता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इसके, ये देखो, हाँ, अब ये अपने आप में एक पूरा कंप्यूटर है। यहाँ देखेंगे आप, यूएसबी पोर्ट है, यहाँ पर आपका इंटरनेट का पोर्ट है, यहाँ पर आपके अलग से पोर्ट अवेलेबल हैं, HDMI पोर्ट भी आते हैं, इसके लिए छोटी सी स्क्रीन भी आती है। अगर हम यहाँ देखें ध्यान से, देख रहे हो मॉनिटर वगैरह सब कुछ है, यानी कि आपके जेब में पूरा कंप्यूटर है, आप सारा काम करा सकते हो जो भी कराना चाहो। तो ये देखते हो आज की डेट में जितने भी IoT है, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, ठीक है। तो जैसे आप देखते हैं स्मार्ट प्लग हो गए, है ना, या जैसे अगर AC है तो ये स्मार्ट है, मैं इसको फ़ोन से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसी के अंदर सारे रिसीवर होते हैं, वाईफाई के रिसीवर, ब्लूटूथ के रिसीवर, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप इस पर अपना खुद से करा सकते हो, या फिर इस तरह के बोर्ड अगर बना बनाया लोगे तो महंगा पड़ता है, और अगर आप अपना खुद से बनाते हो सस्ता पड़ता है, क्योंकि आप उतने कंपोनेंट लगाओगे जितने आपको ज़रूरत है, ठीक है। अननेसेसरी मुझे को सारा प्री लोडेड मुझे ज़रूरत नहीं है, तो उस तरह से चीज़ें बन जाती हैं। तो आज की डेट में इनकी काफ़ी ज़्यादा, जिससे आपकी जब हम लोग करते थे, हमें एक प्रोजेक्ट मिला था बनाने के लिए रिमोट वाली कार का, जब जस्ट ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो हमें प्रोजेक्ट मिला था कि कार को आपने ऐसा बनाना है कि जैसे कहीं ऑब्स्टिकल आ गया, चेयर आ गई, तो अपना पे रुक जाए, या वहाँ से रिवर्स मार जाए गाड़ी, अपना ये टर्न ले ले गई, तो उस तरह का प्रोजेक्ट। तो गाड़ी के ऊपर लगा के एक टॉय कार लेके उसको पूरा कनेक्ट करके बैटरी वैटरी लगा के इस तरह का हम 4-5 लोगों ने मिलकर बनाया था प्रोजेक्ट। तब तो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ा था खर्चा इसका, 75,000 रुपीज़ हमने झंड किए थे इसमें बनाने में। जब पूरी बन जाती है तो आपके पास पूरा टेक्नोलॉजी आ गया, तो फिर वो जब मास ऑर्डर जब प्रिंट होता है तो आपका कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन प्रोटोटाइप हमेशा महंगे होते हैं, जैसे टैग बर्नर का देखा था ना, 50-50 लाख का एक एक ब्लॉक उसका बेचारे का बन रहा था। उसके बाद अभी लोगों के फीडबैक है और बेहतर हो सकता है, तो बेहतर तो हो ही सकता है, लेकिन एक चीज़ बन गई तो उसमें इम्प्रूवमेंट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहली चीज़ है कि उसका बन के सामने आना फर्स्ट टाइम। तो पॉइंट समझ में आ गया ना, कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करना क्यों ज़रूरी है, कि भाई हम टारगेट तो लेके चल रहे हैं पैन इंडिया का, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो हर किसी के लिए नहीं है, वो एक सेलेक्टेड ऑडियंस के लिए। तो ऐसी जगह पर वो कामयाब नहीं होगा। तो ये अगर आप इतना पार्ट क्लियर कर लोगे तभी आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगा, यानी कि फिर स्टार्ट होगा मोकअप, इंट्रैक्शन, कॉपी, स्पेस एंड असेट्स एंड चेकलिस्ट। चलिए, तो मोकअप्स में नेमिंग दी फाइल्स, फाइल का नेमिंग किस तरह से होना चाहिए, ओनली हैंड ओवर दी फाइनल वर्जन, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि वर्जन 1 2 3 को सारे देते जा रहे हो, जब पूरा हो चुका सारे रिमूव, फाइनल आपने डिलीवर करना है। लेकिन आपने बीइंग अ डिज़ाइनर या बीइंग अ UX पर्सन, वो अपने पास से रिसर्च भी डिलीट नहीं करनी होती, क्योंकि वही तो थी केस स्टडी, कि भाई अगर मैं A पॉइंट से लेके Z पॉइंट तक जा रहा हूँ तो भाई हमने क्या क्या चीज़ें उसमें एक्सपीरियंस की। क्योंकि अगर आप किसी को सीधे फाइनल प्रोडक्ट दिखाओगे तो मिड जर्नी तो किसी को समझ में नहीं आएगी कि हमने क्या क्या किया उसके बीच में, या कहाँ कहाँ पर नए नए आइडियाज़ हमारे एक्सचेंज हुए, ठीक है। फिर क्या था, इंट्रैक्शन, मेकअप फ्लो और फिगर आउट फिडिलिटी, जो उसको हम लोग लो फिडिलिटी हाई फिडिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे कॉपी, कॉपी रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन द प्लेस होल्डर टेक्स्ट एंड द मोकअप एंड द एक्चुअल टेक्स्ट दैट विल सिट देयर। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं बैनर है, अलर्ट, अलर्ट के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, जैसे हमारे, जैसे आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो 3 तरह के होते हैं,
प्रॉम्प्ट होता है, कंफर्म होता है, और एक नॉर्मल आउटपुट हमारा, ठीक है। यूज़र की प्रोफाइल, एरर, तो ये सब क्या है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट जाएगा लेकिन क्या जाएगा वो क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लिख देंगे तो वो आपका फाइनल टेक्स्ट होगा। तो जैसे मैं आपको बताया था शिमर इफेक्ट एक, तो जैसे अगर हम लोग को ये कार्ड बना रहे हैं, अगर मान लो कि मैं गूगल एड्स का ये डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो सकता है कि जब आप रिसर्च फेज में हो तो आपको ये पता है कि क्या क्या चीज़ें होंगी, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी किया जाएगा, इसको हम बोलते हैं कॉपी, जो कि कॉपी राइटर का काम होता है। वो क्या लाइन कैची सी वन लाइनर टू लाइनर आपको लिख के देगा, जो कि काफ़ी इफेक्टिव होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे 10 लाइन लिख के एक चीज़ को समझाना पड़ रहा है। हमें पता है कि इतिहास उठा के देख लो, कोई पढ़ना पसंद नहीं करता, शॉर्टकट में बता, ठीक है। हाँ, पढ़ लोगे तो फ़ायदा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में ही चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल कहानी सुनाने की जरूरत नहीं, लैंग्वेज आसान होनी चाहिए, ठीक है। तो जब लोग इंटरनेशनल साइट्स बनाते हैं और जब लोग इंडियन साइट्स बनाते हैं तो लैंग्वेज का बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है। अब इंडियन इंग्लिश को लेकर यूएस में आप टारगेट नहीं कर सकते, जब आप यहाँ के हिसाब से लिख रहे हो तो आपको वहाँ के हिसाब से ग्रामर वगैरह पूरा चेंज करना पड़ेगा। यूएस का यूके में नहीं चल सकता, ठीक है, क्योंकि आप सोचेंगे कि यूके वाला एंड यूजर उसको यूज़ करेगा, उनकी ग्रामर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यूएस की बहुत सिंपल है। तो हमारा यूएस से सीधा होता है इंग्लिश यूएस, कभी हमारे इसमें इंग्लिश यूके नहीं होता, है ना। बात करते हैं स्पेसेस एंड असेट्स। तो जैसे कि डिजाइनर्स आर एक्सपेक्टेड टू हैंड ओवर ऑल विजुअल एलिमेंट्स फ्रॉम द मोकअप्स दैट नीड टू बी यूज इन द प्रोडक्ट, मे बी इमेज, ठीक है, मे बी यूआरएल, मे बी आपके बटन बटन अगर है तो उनके साइज वगैरह सारी चीज़, मतलब सब कुछ आपको देना पड़ेगा कि भाई एक बार मैंने एक स्क्रीन को क्लिक किया तो उसके बाद में नेक्स्ट स्क्रीन क्या होगी, वो एंड यूजर को पूरा मतलब जो बनाएगा उसको सब पता होना चाहिए उसके बारे में। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं देखता हूँ कुछ, अगर मैं आपको दिखा पाता हूँ तो एक मिनट दीजिए मुझे, फिर तुम्हारे किसी बच्चे का अगर पढ़ा होगा तो। सर ये यूट्यूब चैनल के लिए भी सही है गूगल एड्स, मतलब हाँ, कोई बंदा अगर यूट्यूब देखता है। बिल्कुल। देखो मैं ये नहीं कहता कि अर्ली फेज में अपना ऐड चलाने लग जाओ, एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि जब कोई बंदा आपके ऐड को देख के किसी इंटरेस्टिंग कंटेंट तक पहुंचे तो बाकी के कंटेंट में भी उतना ही पोटेंशियल होना चाहिए। भाई आपने 2 वीडियो बड़े अच्छे डाल रखे हैं, बाकी सब नीचे बकवास स्टोर कर रखा है, तो क्या फ़ायदा उसको डालने का। अब जैसे एग्जांपल के लिए यूट्यूब पर एक बहुत बढ़िया चैनल है गीत म्यूज़िक के नाम से, गीत MP3, गीत म्यूज़िक कुछ ऐसे आता है। हाँ, तो यहाँ देखो गीत MP3, तो ये लोग अपना ऐड चलाते हैं जनरली, काफ़ी अच्छे अच्छे ऐड आते हैं,